अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम हलक थ्रोट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उनके अमराज पर तबसरा करेंगे। आज जिस मर्ज़ को हमने शामिल किया है तज़किरा के लिए, फारिंगाइटिस, एडिनोइड हाइपरट्रॉफी, टॉन्सिलाइटिस, क्विंसी, laryngitis, harshness of voice, tumors of larynx and dysphagia। आइए एक एक करके हम इसकी वजाहत करते हैं। सबसे पहले इसकी तशरीही वजाहत जो है, थ्रोट एनाटॉमी consists of several interconnected parts of that play crucial roles in breathing, swallowing and vocalization। इसमें वो तमाम हिस्से मौजूद होते हैं जिस सांस लेने में मदद करते हैं, खाने को निगलने में जो है मदद करते हैं और आवाज़ निकालने में मदद करते हैं। ये देखिए आपकी थ्रोट है, ये आपकी नेज़ल कैविटी और इसके नीचे से ये फायरिंग्स शुरू हो रहा है। ये पीला हिस्सा भी फायरिंग्स है, ग्रीन हिस्सा भी फायरिंग्स है और ये पर्पल हिस्सा भी बलूम है। बलूम को तीन हिस्सों में, फायरिंग्स को तिब्बी इस्तिलाह में बलूम के नाम से जानते हैं। ये तीन हिस्सों में मुनक़सिम होता है। सबसे ऊपरी वाले हिस्से को नेज़ोफायरिंग्स, जो हल्के पीले कलर में दिखाया गया है। फिर उसके बाद ओरो नेज़ोफायरिंग्स का मतलब ये नाक की तरफ खुलता है, ये नाक की तरफ खुलता है नेज़ोफायरिंग्स। फायरिंग्स का वो हिस्सा जो नाक की तरफ वाक़ होता है, अनफ की तरफ वाक़ होता है, उसको हम नेज़ोफायरिंग्स के नाम से जानते हैं। ओरोफायरिंग्स, ओरो मीन्स ओरल कैविटी, मुंह की जानिब जो है फायरिंग्स का वो हिस्सा जो मुंह के जानिब वाक़ होता है उसको हम ओरोफायरिंग्स कहते हैं। और जो निचला हिस्सा जो आपको पर्पल कलर का दिखाया गया, बैगनी कलर का, ये हाइपोफायरिंग्स। हाइपो मीन्स होता है बिलो, फायरिंग्स के नीचे ये निचला हिस्सा हाइपोफायरिंग्स। सबसे ऊपर नेज़ोफायरिंग्स, ये नेज़ल कैविटी की तरफ वाक़ होता है। उसके बाद ओरोफायरिंग्स, ये ओरल कैविटी की तरफ मुंह की जानिब वाक़ होता है। और सबसे नीचे हाइपोफायरिंग्स। अब इसके नीचे दो नालियां हैं, एक ईसोफेगस जिसे ग़िज़ाई नाली कहते हैं। खाना जब हम खाते हैं तो इस ग़िज़ाई नाली के ज़रिए ईसोफेगस और फिर उसके बाद स्टमक में जाता है। और ये आपको है ट्रैकिया, ये सांस की नली है, जहाँ से फिर उसके बाद आपको ब्रांकाई और ब्रांकियोल और एल्वियोलाई का नस फेफड़े के अंदर देखने को मिलता है। तो खाना इस खाने की ग़िज़ाई नली में ही जाए, सांस की नली में न जाए, इसलिए इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको हम इपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्लॉटिस कहते हैं। तो इस तरीक़े से इतने इसके पार्ट हो गए। फायरिंग्स जिससे बलून कहते हैं, ये तीन हिस्सों में मुनक़सिम होता है, नेज़ोफायरिंग्स, ओरोफायरिंग्स एंड हाइपोफायरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स, ये आपको आवाज़ निकालने का पूरा ऑपरेटर्स है। इसको हंजरा बोलते हैं, वॉक्स या हंजरा। ये पूरा यहाँ से लेकर के ये जो आपका हंजरा दिखाया गया है। फिर उसके बाद इपिग्लॉटिस, सांस की नली के ऊपर ट्रैकिया के सबसे बालाई हिस्से में ये इपिग्लॉटिस एक फ्लैप होता है, जिसके ज़रिए जब खाना हम खाते हैं तो ये फ्लैप बंद हो जाता है ताकि खाने के कोई ज़रा सांस की नली में न चले जाए। तो ये इपिग्लॉटिस है। फिर उसके बाद ग़िज़ाई नाली है और ट्रैकिया है। आइए अब इस तशरीही वज़ाहत के बाद अब ये वही चीज़ दिखा रहे हैं कि बलूम है, बलूम के तीन हिस्से, नाकी बलूम जिसको नेज़ोफायरिंग्स, दहनी बलूम, दहन ओरल कैविटी को दहन बोलते हैं, मुंह को दहनी बलूम ओरोफायरिंग्स, और हंजरी बलूम लैरिंगोफायरिंग्स या हाइपोफायरिंग्स जिसे कहते हैं। लोज तीन टॉन्सिल्स, जब हम अपने ज़ुबान के मुंह को खोलेंगे तो ज़ुबान के पिछले हिस्से में दोनों जानिब दो छोटे छोटे नोट्स होते हैं जिसको हम लिम्फाइड टिश्यूज़ के बने होते हैं। इनका काम दफ़ा, जरासीम वगैरह से दफ़ा करना होता है। ये हलक के दफ़ाई और हदूद है जिसको हम लोज़तीन या टॉन्सिल्स कहते हैं। इसी में जब वरम हो जाता है तो वरम में लोज़तीन के नाम से मर्ज पैदा हो जाता है। फिर हंजरा जो वॉइस बॉक्स, आवाज़ पैदा करने वाला आंसू है, इसमें
हयाल सूत वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं। हयाल सूत वोकल कार्ड्स हयाल सूत पाए जाते हैं। अब इसका क्या काम है? खुराक को मुंह से मैदा तक निकलना, जो काम आपको किससे होगा? इसोफेगस से होगा। सांस की आमद और रफ्त में मदद देना, ये ट्रैकिया। नाक आवाज़ पैदा करना, फोनेशंस जिसे कहते हैं, फोनेटिक्स इसी से बना हुआ आवाज़ निकालना। और जरासीम के खला दिफा ये टांसिल करता है। और निगलने के अमल में हम आहंगी पैदा करना, यानी सांस भी हमारी चलती रहे और खाना भी आसानी से अंदर जाता रहे। अब मुआयना हलक तायना, अब तरीक़े मुआयना क्या है? मुशाहिदा, उसको देखेंगे मुंह खुलवा कर, टार्च या स्पॉटलाइट से देखें। लोस्तीन, ज़ुबान, नरम तालु, हलक की दीवार, लम्स, पैल्पेशन, गर्दन के हदूद, आवाज़ का जायज़ा। फिर उसके बाद भरापन, बैठ जाना या कपकपाहट है आवाज़ में, शिकायत की दरियाफ्त करना, दर्द हलक किस हिस्से में है, निगलने में दुश्वारी है, बुखार है, आवाज़ में तब्दीली है, ये सारे जो है आप मरीज़ से मालूम करेंगे। यही है मुशाहिदा, एग्जामिनेशन ऑफ थ्रोट। अब उसके बाद इल्तिहाब वरम, इल्तिहाब बलऊम, बलऊम के इल्तिहाब को, सोजिश को इल्तिहाब बलऊम कहते हैं। बलऊम क्या? फायरिंग्स। अब ये नेज़ोफायरिंग्स में भी हो सकता है, वो ओरोफायरिंग्स में भी हो सकता है और हाइपोफायरिंग्स में भी हो सकता है। किसी एक हिस्से में हो सकता है या पूरे बलूम में भी हो सकता है। ये इल्तिहाब है या सोजिश है बलूम का। बलूम की झिल्ली के सोजिश में मुब्तला होना को हम इल्तिहाब बलूम कहते हैं। अब इसके असबाब क्या हो सकते हैं? जरासीमी हो सकती है, सर्दी, गर्द गुबार हो सकता है, धुआं तंबाकू हो सकता है, बार बार चीखना भी इसके असबाब हो सकते हैं। ये इल्तिहाब बलूम के असबाब। अब कोई भी मराज है तो सबसे पहले बैक्टीरिया और वायरस, फिर उसके बाद गर्द गुबार, तंबाकू और चीखना चिल्लाना। अलामात: गले में दर्द और खराश, निगलने में तकलीफ, बुखार, हलक की सुर्खी हो जाती है। अब उसके बाद दूसरा आपका मर्ज है एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी, ताज़ुम हुदूद अनफ़ी हलक़ी, ताज़ुम अज़्म बढ़ जाना। अज़्म कबिद आपने पढ़ा है, तो ताज़ुम हुदूद अनफ़ी हल्फ़ी, हुदूद का कौन सा हुदूद? अनफ़ और हलक के दरमियान, जो नाक और हलक के दरमियान एक कार्टिलेज बोन होती है जिसे एडिनॉइड कहते हैं। हाइपरट्रॉफी ये बढ़ जाती है। नाक के पिछले मौजूद गुदूद का गैर मामूली तौर पर बढ़ जाना। नाक के पिछले हिस्से में मौजूद एडिनॉइड गुदूद का गैर मामूली, गैर तबई अंदाज में बढ़ जाने को हम हाइपरट्रॉफी, एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी कहते हैं। एडिनॉइड के गैर मामूली तौर पर बढ़ जाने को एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। अब इसमें अलामात क्या है? मरीज़ मुंह खोल करके सांस लेगा क्योंकि अंदर सोजिश हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो गई है, नाक बंद रहती है, खर्राटे लेता है, आवाज़ की नाकी हो जाना, जो है आवाज़ नाक से जो है निकलने लगती है। अब थर्ड जो है इल्तिहाब लोस्तीन टॉन्सिलाइटिस, जिसको हमने कहा था टॉन्सिल्स, जो आपका ज़ुबान है, ज़ुबान के पिछले हिस्से में दोनों जानिब दो टॉन्सिल्स होते हैं, इसी में भरम हो जाता है, इल्तिहाब हो जाता है। इसको इल्तिहाब लोस्तीन के नाम से जानते हैं। लोस्तीन की सोजिश, अलामत क्या? शदीद दर्द हलक होगा, बुखार होगा, लोस्तीन का सफ़ेद मादा होगा, निगलने में दुश्वारी होगी। ये सारा ये नज़्म जो है चूँकि सांस से भी जुड़ा हुआ है और ग़िज़ा से भी जुड़ा हुआ है, तो ग़िज़ा के निगलने में भी दुश्वारी होगी और सांस लेने में भी दुश्वारी होगी, दर्द होगा, हल्का बुखार भी आ जाता है और सोजिश होती है। ये आपका एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी और इल्तिहाब लोस्तीन और इल्तिहाब बलऊम। इसमें बलऊम का इल्तिहाब, इसमें हाइपरट्रॉफी एडिनॉइड ग्लैंड का, और फिर इसमें टॉन्सिल्स का इल्तिहाब है। आइए नेक्स्ट मर्ज की तरफ चलते हैं। अब इसमें वही आपको एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी की नसरी तशरीह दी गई है, नसर में लिखा गया है। अब उसके बाद खुराज एतराफ़ लुम्तजी, खुराज में एब्सेस का बन जाना, वहाँ के खलियात नेक्रोड होकर के मर जाती हैं और एक गुफा या गार या खुराज बन जाता है, जिसको हम एतराफ़, और ये लोस्तीन के एतराफ़ में होता है। जो अभी हमने टॉन्सिल्स बताए, टॉन्सिल्स के अगल बगल जो है, इसको कौनसी या पेरिटोनाइसिस
सिलर एब्सेस भी कहते हैं। लौस्तीन के इर्द गिर्द पीपदार फोड़ा या खुराज क्या होता है, पीपदार फोड़े को हम खुराज कहते हैं, क्योंकि वहाँ खलियात में पहले जो है तबई अफ़ाल में कमी आ गई, तिब्बी अफ़ाल में, और फिर जब जैसे ही नाकारकर्दगी होगी और वहाँ के नेक्रोसिस होगा, फोड़ा बन जाएगा और पीपदार फोड़ा बनेगा। एक तरफ शदीद दर्द होता है, मुंह खोलने में दुश्वारी होती है, आवाज़ में तब्दीली होती है, राल टपकता है, तो ये खुराज इतराफ़ है। लोस्तीन के इतराफ़ में खुराज के बन जाने को खुराज इतराफ़ लोस्तीन कहा जाता है। लोस्तीन के इतराफ़ में खुराज के बन जाने को खुराज अतराफ़ लोस्तीन कहा जाता है, और इसमें पीपदार फोड़ा जो है वजूद में आता है। इल्तिहाब हंजरा, हंजरा वॉइस कार्ड आपको कहा गया, अब इसमें जो है इल्तिहाब हो जाएगा, जिसको हम लैरिंजाइटिस के नाम से जदीद इस्तिलाह में जानते हैं। हंजरा की झिल्ली की सोजिश, हमेशा जो है इल्तिहाब झिल्लियों में होता है, मेम्ब्रेन्स में होता है, तो हंजरा की झिल्ली में सोजिश। असबाब चीखना, ठंडी अशिया, इन्फेक्शन। अब अलामात, आवाज़ बैठ जाएगा, खुश्क खांसी आएगी, गले में जलन होगा, इल्तिहाब हंजरा। ये हमने आपको बार बार बताया कि असबाब और अलामात दोनों जो है सांस और ग़ज़ा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद बहतुस्सूत, हॉर्सनेस ऑफ आवाज़ का भद्दापन हो जाना। बहतुस्सूत ये यही लफ्ज़ आपके तिब्बी इस्तिलाह में इस्तेमाल किया गया है। आप देख लीजिए जो आपके पेपर है, ये आपको बहतुस्सूत, तो इससे जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आवाज़ का बैठ जाना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ के बैठ जाने को बहतुस्सूत कहते हैं। तारीफ, आवाज़ का भारी, भद्दा या गैर वाज़ेह हो जाना। आवाज़ का भारी हो जाना, आवाज़ का भद्दा हो जाना या गैर वाज़ेह हो जाना। असबाब हयाल सूद की सोजिश। रसौली, मुसलसल आवाज़ का इस्तेमाल करना। अब सलात हंजरा, ट्यूमर्स ऑफ लैरिंग्स। कई बार हम बता चुके हैं कि जब खलियात की गैर मामूली गैर मुनज़्ज़म अफज़ाइश होती है तो वहाँ पर खलियात इकट्ठा होकर जमा हो जाती हैं, और ये मरती नहीं है। हर खलियात की एक लाइफ साइकिल होती है जो मुकर्ररा वक्त तक ज़िंदा रहती है, उसके बाद अपने आप मर जाती हैं। लेकिन ये नेक्रोसिस, ये जो क्या कहते हैं सलात में, ट्यूमर्स में खलियात मरती नहीं है, ये बढ़ती ही चली जाती हैं, और इसकी वजह से ये अगल बगल के करीबी बाफ्तों को नुकसान पहुंचाती है, जिसको हम बिनाइन कैंसर्स के नाम से जानते हैं। और जब अपने मकाम से खून और लिम्फ के ज़रिए निकल कर के दूर के मकाम में चली जाती हैं, तो वहाँ पर जाकर के फसाद बर्पा करती हैं। तो वहाँ पर भी जो है, अब जैसे मान लीजिए इब्तदा यहाँ से हुई और यहाँ पर करीबी बाफ्तों में उसने नुकसान पहुँचाया, तो जब तक ये करीबी बाफ्तों तक मौजूद रहती है और इसकी अफजाइश आहिस्ता होती है, इसको वरम महमूद या बिनाइन ट्यूमर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ही ये जो है खून और लिम्फ के ज़रिए जा कर के किसी बेघर मकामात के खलियात को तबाह और बर्बाद करने लगती हैं, तो हम इसको कहते हैं मैलाइन ट्यूमर। ये कई बार हम आपको बता चुके हैं, ये मैलाइन ट्यूमर है और ये आपका यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर है। जब तक वो मकामी तौर पर महदूद हैं, आहिस्ता ग्रोथ कर रही हैं, वहीं खलियात को तबाह और बर्बाद कर रही हैं, इसको हम बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। लेकिन यही जो है ब्लड एंड लिम्फ के ज़रिए, बाया ब्लड एंड लिम्फ, बाया ब्लड एंड लिम्फ, बाया के ज़रिए, खून और लिम्फ के ज़रिए ये यहाँ से रवा होकर किसी दूसरे मकाम के खलियात को भी तबाह और बर्बाद करने लगती हैं, तो इसको हम मैलाइन ट्यूमर कहते हैं। और इस स्टेज को मेटास्टेटिस कहते हैं। मेटास्टेटिस ये लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर होता है। मेटास्टेटिस, STATIS, मेटास्टेटिस। तो ये सारे जो है चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी अगर ट्यूमर जो है आपको लैरिंग्स में होता है। आवाज़ भी बैठ जाएगी,
खाना निगलने में भी दुश्वारी होगी, वज़न में भी कमी होगी, खून आलूद खांसी आएगी, ये आपके तमाम अलामात दिखाई पड़ेंगे। अब एक आपको ख़ास टॉपिक है डिस्फेगिया या असरुल बला। ये कई बार आपके पेपर में आ चुका है, तो इसलिए ख़ास तौर से देख लीजिए, इसको हमने अलग लिख दिया है। अब अगर मुख्तसर तारीफ़ निकलनी है तो निगलने में दुश्वारी, खाने के निगलने में दुश्वारी होती है, तो इस कैफियत को हम डिस्फेगिया कहते हैं। वह कैफियत जिसमें खाना निगलने में मरीज़ को दिक्कत और दुश्वारी महसूस होती है, उसको हम उसरुल बला या डिस्फेगिया के नाम से जानते हैं। अब असबाब क्या है? हलक क्या, ग़ज़ाई नाली की तंगी, सूजिश, रसौली, आसानी, कमज़ोरी। अलामात खुराक निकलने में अटकता है और खांसी के साथ निकला जाता है। अब यहाँ पर इसकी जो है नसरी तशरीह दी गई कि असरुल बला उस कैफियत को कहते हैं जिसमें मरीज़ को खुराक या मायात यानी खाना और पानी दोनों, खुराक या मायात को मुंह से मैदे तक निकलने में दुश्वारी पैदा हो जाए। इसको हम उसरुल बला के नाम से जानते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा कराम, ख़ास तवज्जो दें, ये टॉपिक कई बार आपके पेपर में पूछा गया है इम्तहान में कि उसरुल बला या डिस्फेगिया क्या होती है। तो उसरुल बला वो कैफियत है जिसमें मरीज़ को खुराक या मायात, पानी को मुंह से मैदा तक निकलने में दुश्वारी पैदा हो जाती है। यह बीमारी बज़ात खुद नहीं बल्कि मुख्तलिफ अमराज की अलामत होती है। दिस इज़ नॉट ए डिसीज़ बट द सिम्टम्स ऑफ अदर डिसीज़। उसरुल बला निकलने की किसी भी मरहले, अब इसमें क्या मुँह भी आपको इन्वॉल्व होता है, हलक भी इन्वॉल्व होता है, फेरिंग्स भी, ग़िज़ाई नाली, इसोफेगस में भी ख़राबी की वजह से पैदा हो सकता है। यानी मुंह में कोई ख़राबी आ जाए, हलक में कोई ख़राबी आ जाए, या हलक के किसी हिस्से में कोई ख़राबी आ जाए, या इसोफेगस ग़िज़ाई नाली में ख़राबी आ जाए, तो इन चारों की वजह से ये कैफियत पैदा होती है जिसमें मरीज़ को लुक़मा निगलने में दिक्कत और दुश्वारी पेश आती है। इसकी अहम वजूहात क्या? हलक या ग़िज़ाई नाली की सोजिश है, रसौलियाँ, ट्यूमर्स है, ग़िज़ाई नाली का तंग हो जाना, आसाबी अमराज जैसे फालिज, पार्किंसंस, पुट्ठों की कमज़ोरी, मसल्स जो है वीक पड़ जाते हैं, तेज़ाबियत या गर्ड जिसको कहते हैं, गैसेस इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज़ जिसमें जो है आपको तेजाब मैदा से निकल करके ऊपर जाता है और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे चला आता है। ये एसिड या गैस्ट्रिक जूसेस जो है मैदा से निकल करके ऊपरी हिस्से में चले जाते हैं। ये आपका अगर मैदा है, मान लीजिए ये आपका स्टमक है, तो ये स्टमक से निकल करके ऊपरी जानिब जो अपर पोर्शंस में चले जाते हैं, अपर पार्ट में चले जाते हैं और फिर वहाँ से नीचे आते हैं। तो जब टू एंड फ्रो मोशन होने लगता है, खाने के जुज़ या जो है एंजाइम्स या उसके जो भी जो है मायात हैं मैदा में पैदा होने वाले स्टेप्सिन, एमाइलाप्सिन, पेप्सिन्स जो एंजाइम्स होते हैं, वो जब गैस्ट्रिक एंजाइम्स और एसिड्स ये ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो इसे हम जो है गर्ड के नाम से जानते हैं। आसाबी कमज़ोरियाँ शामिल होती हैं। बाज़ औक़ात अचानक फंसने वाला दर्द या मुसलसल खांसी भी इसकी तरफ। कभी कभी खाना जो है आपके इसोफेगस से ट्रैकिया में चला जाता है, एपिग्लॉटिस पूरी तरह से बंद नहीं होता, तब भी खांसी आती है और जो है निकलने में दिक्कत होती है। उसरुल बला की अलामत में खुराक निकलने और दर्द, सीने में जलन या बोझ, ये तेज़ाब की वजह से होता है। खाना गले में अटकने का एहसास, बार बार खांसी या दम घुटने जैसी कैफियत, आवाज़ में भारीपन, वज़न में कमी और बार बार सांस की नाली में इन्फेक्शन शामिल हो सकते हैं। तशख़ीस के लिए मरीज़ की तफसीली हिस्ट्री, जिस्मानी मुआयना और इसका जो है आप स्टडी करेंगे जो है, और इसमें जो है सारा जो है इसकी हिस्टोलॉजी का मुआयना करेंगे। हो सकता है कि इसको जो है बायोप्सी भी करानी पड़े कि किस हिस्से में क्या दिक्कत और दुश्वारी है। तो ये आपको उसरुल बला है। उसरुल बला वो कैफियत है जिसमें इंसान को खाना निगलने में दुश्वारी और दिक्कत पेश आती है।
और दर्द का एहसास होता है, आवाज़ में भारीपन होता है। ये सारी कैफियत देखने को मिलती है। इसको हम मजमूई शक्ल में उसरुल बला या डिस्फेगिया के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो है क्या क्या वजूहत हो सकते हैं। मुंह में दिक्कत हो सकती है, हलक या हलक के किसी हिस्से में दिक्कत हो सकती है, या इसोफेगस गज़ाई नाली में दिक्कत हो सकती है, या गर्ड का कैफियत पैदा हो जाना जिसमें एसिड रिफ्लेक्स करके मैदा से ऊपर ही जाने जाता है और ऊपर से फिर नीचे आता है। तो इस तरीक़े से जैसे बच्चे को आप देखते हैं मुंह से दूध निकाल लेता है और फिर अंदर कर लेता है, तो उस तरीक़े की कैफियत मरीज़ के मैदे के अंदर पैदा हो जाती है, जिसको हम गर्ड कहते हैं। तो ये सारे उमूमी अलामात हैं इसके जो है उसरुल बला के। इस पर मैंने ख़ास तवज्जो दी है इसलिए कि एग्ज़ाम में आता है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग और आई रिक्वेस्ट एंड अर्ज to subscribe for more Unani lectures on devoted platform. Thank you. Fi amanillah.